Hello everyone. In the last lecture, we saw the concept of the expert opinion. We saw the who is an expert person, the one who has devoted his time and study in the particular branch. हमने देखा था कि the one who has the proper knowledge and a proper experience, हम सिर्फ उसी person को ही skilled expert person हम उसको कहेंगे. राइट हमने देखा था स्पेशली स्किल हम सिर्फ उसी पर्सन को कहेंगे अंडर सेक्शन 39, जिसमें हमें बताया गया था कि आपने एक्सपर्ट ओपिनियन कहाँ कहाँ लेने हैं. पहले सेक्शन 45 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में एनी अदर फील्ड नहीं था. हम सिर्फ 5 एरियाज में ही एक्सपर्ट के ओपिनियन ले सकते थे. अदर देन हम किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन नहीं ले सकते थे. अभी बीएसए ने इसका दायरा, इसका एम्बिट बड़ा कर दिया है बाय राइटिंग एनी अदर फील्ड अंडर सेक्शन 39. राइट. उसके बाद हमने देखा था कि जो 3 टेस्ट थे, नार्को एनालिसिस टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट एंड ब्रेन मैपिंग टेस्ट, हमने देखा था कि ये 3 चीजें आर्टिकल 20 क्लोज 3 को वायोलेट नहीं करते. बिकॉज इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने खिलाफ इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट्स आप दे रहे हो. हमने देखा था कि इट वाज स्टेटेड इन द केस ऑफ काठिकलू वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जिसमें बताया गया था कि इवन जब कोर्ट या पुलिस ऑफिसर्स आपसे फिंगर इम्प्रेशंस लेते हैं या आपका ब्लड का सैंपल लेते हैं या उसके अलावा किसी भी बॉडी फ्लूइड्स का सैंपल लेते हैं, इट डज नॉट मीन कि आप अपने खिलाफ इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट्स आप दे रहे हो. सो इट डज नॉट वायोलेट द फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 क्लोज 3. उसके बाद हमने देखा था कि इन द ईयर 2010 सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका ने कैसे सुप्रीम कोर्ट ने हमें गाइडलाइंस दी थी कि आपको ये 3 टेस्ट कैसे कंडक्ट करवाने हैं. ठीक है जी. उसके बाद हम आगे मूव करते हैं सेक्शन 39 सब क्लोज 2, सबसेक्शन 2, जिसमें ये बात करते हैं कि जहाँ पे आपको ओपिनियन कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना है इन रिलेशन टू द इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर रिसोर्स, कि वो कंप्यूटर में पड़ी है या कंप्यूटर से ट्रांसमिट हुई है किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. राइट. तो आप किस पर्सन का ओपिनियन लोगे, इट मींस कि तब कौन आपका एक्सपर्ट होगा. तो सबसेक्शन 2 में हमें बताता है द एग्जामिनर, जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जो कि सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट में बताया गया है कि इस पर्सन का आप ओपिनियन लोगे. इट मींस ही इज एन एक्सपर्ट विद रिगार्ड टू द इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन. राइट. अभी हम सेक्शन को रीड करते हैं. When in proceedings the court has to form an opinion on any matter relating to any information transmitted or stored in any computer source resource or any other electronic or digital form, the opinion of the examiner, जो मैं बात की ना, examiner of electronic evidence, जो कि हमें रेफर इन सेक्शन 79A ऑफ द आईटी एक्ट इज अ रेलिवेंट फैक्ट. राइट. फॉर द पर्पसेस ऑफ सबसेक्शन एन एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस शैल बी एन एक्सपर्ट, हम उसे एक्सपर्ट कहेंगे. सो इट मींस कि सेक्शन 39 में हमें एक्सपर्ट के बारे में बताया गया हु इज एन एक्सपर्ट. राइट. सेक्शन 40, सेक्शन 40 बात करता है, जैसे हमने बात की थी कि जो ओपिनियन एविडेंसेस हैं इनकी एविडेंशियरी वैल्यू, इनकी प्रोबेटिव वैल्यू क्या है. हमने बात की थी इनकी इनकी एविडेंशियरी वैल्यू सब्सटेंटिव नहीं है. ठीक है. बिकॉज ओपिनियन वेरीज टू पर्सन. सो सेक्शन 40 हमें बताता है कि आप अगर किसी पर्सन ने, किसी एक्सपर्ट ने कोई ओपिनियन दे दिया, तो आप उसको सपोर्ट करने के लिए आप सपोर्टिंग एविडेंसेस दे सकते हो, या आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए आप उसको कॉन्ट्राडिक्टिंग एविडेंसेस दे सकते हो, उसको निगेट करने के लिए. हम रीड करते हैं फैक्ट्स ऑफ बियरिंग अपॉन ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स.
facts not otherwise relevant are relevant if they support, अगर वो सपोर्ट करते हैं, और आर इनकंसिस्टेंट, इट मीन्स कि या वो निगेट करते हैं विद द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट्स व्हेन सच ओपिनियंस आर रेलिवेंट। फॉर इंस्टांस कि कोई एक्सपर्ट ने कुछ ओपिनियन दिया कि इस ये जहर खाने से एक्स सिम्टम्स आते हैं, तो इसकी सिर्फ इसी बेसिस पे आप उसकी कन्विक्शन नहीं कर सकते हो। तो इसको सपोर्ट करने के लिए एक्सपर्ट या कोई और पर्सन हम या प्रोसिक्यूशन एडवोकेट क्या कर सकता है कि कुछ और ओपिनियंस लेके आ सकता है कि सर पहले भी ऐसे केसेस आए थे, उनमें भी सेम सिम्टम्स ही देखे गए थे, तो ये क्या हो गया, उसको सपोर्ट करते हैं। जहाँ मैं बात करूँ इनकंसिस्टेंट की, कि अगर जहाँ पे कोई डिफेंस एडवोकेट ये कह रहा है कि सर कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे वाई सिम्टम्स आए हैं, तो जरूरी नहीं कि यही पॉइजन की वजह से ही पर्सन की डेथ हुई है। सो ये उस एक्सपर्ट की स्टेटमेंट को, जहाँ एक्सपर्ट की स्टेटमेंट थी कि सिर्फ ये वाला ये वाला पॉइजन लेने से ही पर्सन की डेथ हुई है, तो जो ये स्टेटमेंट थी डिफेंस एडवोकेट की, ये क्या करती है, निगेट करती है, इनकंसिस्टेंट है विद रिगार्ड टू द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट पर्सन। फॉर इंस्टांस, जहाँ पे एक एग्जांपल हम और लेते हैं कि जहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट ये कह रही है कि उस पर्सन की डेथ हार्ट अटैक से हुई है, ठीक है जी या हार्ट अटैक से हुई है, वहां पे हम किसी और पर्सन, किसी और एक्सपर्ट का भी किसी और मेडिकल ओपिनियन हम ले आते हैं कि जो ये कह रहे हैं कि इस पर्सन की डेथ किसी जहर से हुई है, राइट। तो ये हो गया कॉन्ट्राडिक्टिंग। तो ऐसे इनकंसिस्टेंट ओपिनियन, इनकंसिस्टेंट आप एविडेंसेस को लेके आ सकते हो टू रिबट द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट पर्सन एंड आल्सो टू सपोर्ट द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट पर्सन, राइट। सो इसके बाद हमारा है सेक्शन, इसके साथ ना, जैसे मैं अगर मैं बात करूं, जब भी आपको एक्सपर्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आपको सेक्शन 39, तो आपको हमेशा सेक्शन 39 बताना है, सबसेक्शन 1 और 2 बोथ, जो कि बताते हैं एक्सपर्ट्स कौन है। फिर हमने बात की थी सेक्शन 45 के बारे में। सेक्शन 45 अगर आप उसको रीड करोगे, वो बात करते हैं ग्राउंड्स के बारे में, कि जब एक्सपर्ट अपना कोई ओपिनियन बताता है तो उसको ग्राउंड्स भी बताने हैं कि जिसके आधार पे मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। सो जो वो आधार हैं, जो वो ग्राउंड्स हैं, डेट आर ऑल्सो द रेलिवेंट फैक्ट्स। देखो सेक्शन 45 ओपन करें, grounds of opinion when irrelevant, whenever the opinion of any living person is irrelevant, the grounds on which such opinion is based are also irrelevant, right। तो ग्राउंड्स भी आपके irrelevant है। इसकी इलुस्ट्रेशन क्या कहती है, an expert may give an account of experiments performed by him for the purposes of forming his opinion, कि उसने कोई ओपिनियन फॉर्म करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट सारा किया उसको सारा बताना है, उसको सारा अकाउंट देना है, राइट। तो सेक्शन 45 भी आपको लिखना है। उसके साथ साथ आपको सेक्शन 40 लिखना है। सेक्शन 40 बताता है कि आपको एक्सपर्ट की जो एक्सपर्ट ने जो ओपिनियन दिया है, आप उसको रिबट भी कर सकते हो, आप इसको कोरोबरेट भी आप कर सकते हो। ये हमें कौन बताता है, सेक्शन 40। सो इट इज वेरी क्लियर कि जब भी आपको सिंपल क्वेश्चन आ जाए एक्सपर्ट के बारे में, तब आपको सिर्फ सेक्शन 39 तक सीमित नहीं रहना है, आपको सेक्शन 45 एंड सेक्शन 40 भी साथ में बताना ही है, राइट। तो हम आगे मूव करते हैं सेक्शन 41 में। सेक्शन 41 बात करता है हैंड राइटिंग की। सेक्शन 41 बात करता है हैंड राइटिंग के बारे में, कि आप किसी पर्सन की हैंड राइटिंग कैसे प्रूव करोगे कि वो हैंड राइटिंग इसी पर्टिकुलर पर्सन की है। तो अगर हम जनरली बात करें कि आप हैंड राइटिंग को कैसे प्रूव कर सकते हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उस पर्सन को बुलाएंगे कि जिस पर्सन की हैंड राइटिंग है, कि हाँ जी
भी हाँ जी, ये क्या ये हैंड राइटिंग तेरी है ना, हम उनसे पूछेंगे सीधा। तो सबसे बेस्ट एविडेंस रूल के, अगर हम बेस्ट एविडेंस रूल अप्लाई करें कि सबसे अच्छा एविडेंस क्या होगा किसी भी पर्सन की हैंड राइटिंग अप्रूव करने का, सबसे पहले कि जो पर्सन की हैंड राइटिंग हम उससे ही पूछ लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले आ जाता है कि जिसने लिखा है भी आप उसको बुला लो, राइट, द पर्सन इटसेल्फ। ये हमें सेक्शन 65 ऑफ BSA है जो बात करता है। सेकेंड इज कि अगर वो मना कर रहा है कि ये हैंड राइटिंग ये मेरी नहीं है, तो उसके अलावा आपके पास और बेस्ट एविडेंस क्या रह जाता है। फॉर इंस्टांस, अगर किसी पर्सन ने कोई अपना डॉक्यूमेंट लिखा था, ठीक है, डॉक्यूमेंट लिखने के बाद उसने साइन वगैरह की, तो उसके ऊपर किसी अटेस्टेड विटनेस ने भी साइन किए थे, जिसके सामने उस पर्सन ने साइन किए थे या लिखा था डॉक्यूमेंट, तो आप उस अटेस्टेटर की एविडेंस को आप अच्छा मानोगे इसके बाद, विच इज स्टेटेड इन सेक्शन 67 से लेके, अगर आप बात करोगे 71 तक, वो इसी के बारे में ही बात करते हैं, राइट, कि आप उसको अटेस्टेटर को ले लो, जहाँ पे अटेस्टेटर भी नहीं है तो आप उसके हैंड राइटिंग को ले लो। जब हम ये सेक्शंस को करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, बट फिलहाल आप इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, राइट। जहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है तो हमारे पास बेस्ट एविडेंस क्या रह जाता है, एक्सपर्ट। हमने बात की थी सेक्शन 39 में कि जहाँ पे हैंड राइटिंग के ऊपर कोर्ट को ओपिनियन बनाना है, वहाँ पे कोर्ट किसी एक्सपर्ट को बुला सकता है भी। हाँ जी, आप देखो कि हैंड राइटिंग आप मैच करके देखो कि क्या ये हैंड राइटिंग मैच हो रही है, राइट। उसके बाद क्या आता है कि अगर कोई एक्सपर्ट भी नहीं, अगर एक्सपर्ट के साथ साथ आप एविडेंस किसका एविडेंस आप ले सकते हो, ऐसे पर्सन जो कि एक्वेंटेड है, कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं जैसे मेरे हमारे स्कूल में टीचर हैं, तो उन्हें पता है कि ये हैंड राइटिंग फलाने स्टूडेंट की है, सो ही नोज द हैंड राइटिंग ऑफ द, ये पर्सन किस बच्चे की है। ये फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे पता है कि ये हैंड राइटिंग उस स्टूडेंट की है, राइट। या हम इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, राइट। हुई मतलब आप किस पर्सन को आप एक्यूटेड आप मानोगे। फॉर एग्जांपल मेरे ऑफिस में मैं और मेरी सेक्रेटरी है, तो मेरी सेक्रेटरी को भी पता भी ये हैंडराइटिंग मेरी है, राइट। फिफ्थ पॉइंट इज कि जहाँ पे इसके अलावा क्या ऑप्शन रह जाता है कोर्ट के पास, कि कोर्ट भी बुद्धू थोड़ी है, जहाँ पे उसको साफ साफ लगता है कि ये हैंडराइटिंग मैच नहीं हो रही तो वो खुद भी देख सकता है। तो यहाँ पे कोर्ट इटसेल्फ कंपेयर करेगा। इस पे आप सेक्शन 39 लिख सकते हो, इस पे आप सेक्शन 41 लिख सकते हो, और इस पे आप सेक्शन 72 लिख सकते हो, जहाँ पे कोर्ट भी कंपेयर कर सकता है। बट सो आप देख सकते हो कि जहाँ पे कोर्ट कंपेयर कर रहा है, इट इज कंसीडर्ड एज वेरी वीक, कि कोर्ट ना करे तो अच्छा है, बिकॉज जब आपके पास पहले इतने ऑप्शंस हैं आप उसी को अवेल करो, राइट। पर जहाँ पे अब ब्लैंटली साफ साफ लगता है भी ये हैंडराइटिंग इस पर्सन की नहीं है, तो कोर्ट सीधा खुद भी कंपेयर कर सकता है। काफी जजमेंट्स हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट्स को बहुत स्लो होना चाहिए कंपेयर करने के लिए, कि वो खुद से ही कंपेयर करें, कि उनको एक्सपर्ट वगैरह बुला लेने चाहिए। ये चीजें हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर। तो अभी हम बात करते हैं, जो अभी हमारा सेक्शन है सेक्शन 41। एक्सपर्ट के बारे में हमने बात पहले कर ली थी, अब हम बात करते हैं सेक्शन 41 के बारे में, जो बात करते हैं एक्वेंटेड के बारे में। ओपिनियंस एज टू हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर व्हेन रेलिवेंट, when the court has to form an opinion as to the person by whom any document was assigned, क्या वो इसी पर्सन ने डॉक्यूमेंट लिखा है और असाइन, क्या ये इसी पर्सन के सिग्नेचर है, क्या इसी या जो ये चेक पे सिग्नेचर है क्या वो फलाने पर्सन के ही हैं। द ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन एक्विटी, हम किस पर्सन को एक्विटेड हम मानेंगे,
फर्स्ट इज acquainted with the handwriting of the person by whom it is supposed to be written or signed, that it was or was not written. The person whom it is supposed, right? तो इसमें हमें बताया भी जो acquainted person है, जिसको नॉलेज, जिसको पता है, acquainted मतलब जिसको नॉलेज है कि इसी पर्सन की हैंड राइटिंग है, हम उसी पर्सन का एविडेंस ले सकते हैं। यहाँ पे इसको एक्सपर्ट नहीं बोला हुआ, राइट? क्योंकि इसका जो टाइटल है वो क्या है, ओपिनियंस ऑफ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में एक्सपर्ट्स भी आगे, एक्यूटेड भी आगे, जो हम आगे बात करेंगे वो पर्सन भी आ जाते हैं, राइट? तो आप सेक्शन 1 को एक्सपर्ट ओपिनियन आप नहीं बोलोगे, राइट? ही इज नॉट एन एक्सपर्ट। तो एक्सप्लेनेशन में बताया गया है हमें हु इज एन एक्वेंटेड पर्सन। तो फर्स्ट, a person is said to be acquainted with the handwriting of another person when he has seen that person write, कि उसने उसकी हैंडराइटिंग देखी है। फर्स्ट इज कि उसने उसकी हैंडराइटिंग को देखा है कि इसकी ही हैंडराइटिंग है, राइट? आप उस पर्सन का ओपिनियन ले सकते हो। सेकंड इज or which when he has received documents purporting to be written by that person in answer to the documents written by himself. For example, इसमें क्या है कि A sends a reply to a message of B. तो यहाँ पे B is an acquainted person. A sends reply to B's message. तो ए ने बी का मैसेज का रिप्लाई किया, ठीक है, खुद लिख के, तो बी इज एन एक्वेंटेड पर्सन। आप देख सकते हो, और व्हेन ही हैज, ही मींस बी हैज रिसीव्ड डॉक्यूमेंट्स purporting टू बी रिटन बाय दैट पर्सन इन आंसर टू द डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय हिमसेल्फ। जो इसने लिखा था उसका ए ने रिप्लाई दिया, तो इसका पर्सन क्या है? रीजन इज दैट it is the common sense, right? One who is writing reply to such person, it is presumed that the person has read the letter, so तभी वो उस चीज का रिप्लाई कर रहा है, राइट? तो आप इस चीज का आप समझ गए होंगे कि बी इज ए एनक्वेंटेड पर्सन। थर्ड पॉइंट में क्या आ जाता है कि or under his authority and addressed to that person or when in an ordinary course. Third is when it is an ordinary course of business purporting to be written by that person has been habitually submitted to him. For example, कि जो मेरे क्लर्क हैं, ठीक है, अगर मेरे पास कोई लेटर वगैरह आता है, ए का कोई लेटर आता है, मैं वो लेटर अपना बी के सेक्रेटरी, मैं अपने सेक्रेटरी को दे देता हूँ, बी अपने सेक्रेटरी को देता है, जाके आप इसको रख दो। तो बी इज जो उसका डेट वन जो वो क्लर्क है, ठीक है, डेट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एक्वेंटेड पर्सन। इसमें क्या है, हु व्हेन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पर्सन डॉक्यूमेंट्स purporting टू बी रिटन बाय दैट पर्सन हैव बीन हैबिचुअली सबमिटेड टू हिम, भी अक्सर इसी पर्सन को ही वो लेटर दिया जाता है। तो ये ये तीन तरह के पर्सन्स हैं जो एक्वेंटेड पर्सन्स माने जाते हैं। अगर आप इसकी इलस्ट्रेशन को रीड करोगे, वो इस तीनों चीजों को कवर करता है। हम सबसेक्शन 2 रीड करते हैं। सबसेक्शन 2 बात करता है जहाँ पे कोर्ट को ओपिनियन बनाना है एज टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और ऑफ एनी पर्सन। तब आप ओपिनियन किसका लोगे? हम ओपिनियन लेंगे सर्टिफाइंग अथॉरिटी विच हैज इशूड, जिसने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के सर्टिफिकेट को इशू किया था, हम उस अथॉरिटी का ओपिनियन लेंगे। पहले हमने बात की थी सेक्शन 39 सब सेक्शन 2 में, जहाँ पे कोर्ट को ओपिनियन बनाना है एज टू द इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड इन एनी कंप्यूटर रिसोर्स, राइट? वहां पे हम ले रहे थे एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अंडर सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट। यहाँ हम बात कर रहे हैं सिग्नेचर के बारे में, तब हम उस अथॉरिटी का लेंगे जिस अथॉरिटी ने उसे इशू किया था, राइट? अब हम आगे मूव करते हैं सेक्शन
42 की तरफ। सेक्शन 42 बात करता है ओपिनियंस एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ द कस्टम, जर्नल कस्टम और अ राइट। जनरल कस्टम्स और राइट व्हेन रेलिवेंट, राइट। जब हमने बात की थी कस्टम के बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय कस्टम? सबसे पहले एक हैबिट होती है। कस्टम कैसे बनता है ये हमें बताया गया था जॉन मेंस जूरिस्ट ने, कि कस्टम कैसे बनता है एक सोसाइटी में। सबसे पहले किसी इंडिविजुअल या क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स की एक हैबिट बनती है। जो वो हैबिट है, जब वो लॉन्ग टाइम तक जब वो वाइडली एक्सेप्टेबिलिटी उसको मिल जाती है, तब वो क्या बन जाती है? यूजेज, राइट। जब यूजेज क्या होती है? जब वो लॉन्ग टाइम तक फॉलो की जा रही है, राइट, तब हम उसको कहते हैं यूजेज। जब ये यूजेस कस्टम तब बनती है जब व्हेन इट इज क्लोग्ड इन एंटीक्विटी। हमने पहले कुछ वो किए थे ना, पॉइंट्स किए थे जब हम सेक्शन 11 आई गेस कर रहे थे, कि जहाँ पे हमने 6-7 पॉइंट्स लिखे थे कि कस्टम एसेंशियल्स क्या क्या हैं, जब वो भी फॉलो हो जाते हैं, या क्लोग्ड इन एंटीक्विटी, या आप इसको कह सकते हो शराउडेड इन एंटीक्विटी, राइट। कि पता ही नहीं वो भी कब से स्टार्ट हुए थे, तब हम कह सकते हैं कि इट इज एन कस्टम, राइट। सो कस्टम, उसके बाद लॉ कब बनता है? अगर हम बात करें, कस्टम पहले बनता है मोर, या इसको मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। कस्टम के बाद बारी आती है मोर की। व्हाट डू यू मीन बाय मोर? व्हेन द कस्टम कैरीज द फोर्स ऑफ लॉ, बट नॉट पर से लॉ। लॉ का फोर्स तो ले लिया, बट लॉ नहीं है, तब वो हम कहते हैं मोर, MORE। लो तब बनता है व्हेन इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोवरन। सोवरन मीन्स स्टेट। स्टेट मीन्स कि जब लेजिस्लेचर लॉ बना देता है, एक स्टैट्यूट बना देता है, तब वो क्या बन जाता है? लॉ। सो दिस इज ऑल द जर्नी ऑफ हैबिट टू लॉ, राइट। ये मैं बताया गया था जॉन मेंस के द्वारा, राइट। तो हमने पहले कस्टम के बारे में पहले भी बात की थी कि कस्टम्स को आप कैसे कैसे प्रूव कर सकते हो। सेक्शन 11 में हमने हमने देखा था कि आप बाय द ट्रांजैक्शंस और द बाय द इंस्टांसेस आप अप्रूव कर सकते हो। उसके बाद हमने देखा था सेक्शन 26 क्लोज डी में, जहाँ पे हमने देखा था कि उन पर्सन्स का एविडेंस डैंग डिक्लेयर, जो कि पर्सन डिसीज्ड हैं, इनकेपेबल हैं, और आप उनका ओपिनियन ले सकते हो। थर्ड इज, यहाँ पे हम डेड पर्सन्स का, या जो पर्सन्स कोर्ट में नहीं आ सकते, हम उनका ओपिनियन, हम उनका एविडेंस ले रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 42 में। सेक्शन 42 में, जस्ट अ मिनट। हाँ जी। सेक्शन 42 में हम बात कर रहे थे कि उन पर्सन्स के ओपिनियंस के बारे में, कि जिन्हें स्पेशल नॉलेज है। यहाँ हम बात कर रहे थे प्राइवेट या पब्लिक बहुत कस्टम के बारे में, या हम बात कर रहे थे सिर्फ पब्लिक कस्टम के बारे में, और यहाँ भी हम बात कर रहे हैं सिर्फ पब्लिक कस्टम के बारे में। अगर मैं कस्टम्स को डिवाइड करूँ, एक होते हैं पर्सनल या प्राइवेट, कि जो सिर्फ एक क्लास ऑफ फैमिली, राइट, या किसी इंडिविजुअल के होते हैं, हम उसको कस्टम कहते हैं पर्सनल कस्टम्स। और एक होते हैं जनरल कस्टम्स, किसी कंसीडरेबल क्लास ऑफ पीपल्स के। फॉर एग्जांपल किसी एक गांव में ये कस्टम चलता है। और जहाँ मैं किसी पब्लिक कस्टम की बात कर रहा हूँ, पब्लिक कस्टम में होते हैं कि जहाँ पे सभी फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई
दिवाली है, दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन होल ऑफ द इंडिया, राइट। सो आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। सेक्शन 11 में दोनों की बात की गई थी। सेक्शन 26 क्लोज डी में सिर्फ पब्लिक कस्टम्स की बात की गई थी, और सेक्शन 42 में भी पब्लिक कस्टम की बात की गई है, राइट। तो मेरा यहाँ पब्लिक का मतलब ये नहीं है, बट ये तो मैंने आपको बताया जर्नली कस्टम्स को आप इस 3 भागों में डिवाइड कर सकते हो। बट जहां हम बात कर रहे हैं सेक्शन 42 में, सेक्शन 42 में जो हमारे बीएसए में जो वो कस्टम्स हैं, कस्टम्स को उन्होंने प्राइवेट या पर्सनल एंड जर्नल में डिवाइड किया गया है, और जर्नल में इन्होंने पब्लिक कस्टम को भी इंक्लूड किया गया है, राइट। सो बीएसए में एक तो होगी पब्लिक कस्टम्स, एक होगी पर्सनल कस्टम्स, और एक होगी हमारे ये दोनों। तो आप देख सकते हो सेक्शन 42 के अगर आप एक्सप्लेनेशन रीड करोगे, जर्नल कस्टम्स और राइट इंक्लूड्स कस्टम्स और राइट्स कॉमन टू एनी कंसिडरेबल क्लास ऑफ पीपल। तो इन्होंने लिखा है एनी, चाहे वो कोई छोटी क्लास हो, चाहे कोई वो एक बड़ी क्लास ऑफ पीपल्स हो, तो वो उसको भी इंक्लूड करेगा ही करेगा, राइट। बिकॉज हम हमारे बीएसए में कस्टम और जर्नल और पब्लिक को सिनोनिम्स लेके यूज किया गया है इन वर्ड्स को, राइट। तो अभी हमारा क्वेश्चन ये उठता है कि आप कस्टम को प्रूव कैसे करोगे। सेक्शन 42 says opinions as to existence of general custom or right when relevant. When the court has to form an opinion as to the existence of any general custom or right, the opinions as to the existence of such custom or right of persons who would be likely to know of its existence, कि उन्हें likely to know है, must know नहीं है, भी उन्हें आमतौर पे पता ही होगा, ठीक है। इफ एग्जिस्टेड आर रेलिवेंट, कि आप उन लोगों का आप एविडेंस ले सकते हो। अगर हम जनरली बात करें कि वो कौन लोग होंगे, अगर मैं बात करूं कि हम किसी कस्टम के बारे में बात करते हैं कि एक कोई फॉर एग्जाम्पल कोई कुआं है, कुएं से पता नहीं कितने 100 200 400 सालों से गांव के लोग वहां से पानी ले रहे हैं, इट इज ए कस्टम, ठीक है जी। कि या आप जर्नल राइट का भी ये एग्जांपल हो सकता है कि ये जर्नल सभी का, उस गांव वालों का सभी का राइट है कि वो उस कुएं से ही पानी लेते हैं। तो आप उसको प्रूव कैसे करोगे, तो आप उसको प्रूव कैसे करोगे। मेरी थोड़ी हैंड ड्राइंग बड़ी शानदार है, तो आप एडजस्ट कर लेना। तो जो आप उसको प्रूव कैसे करोगे, मैं क्या कहूंगा कि जो मेरे ग्रैंडफादर हैं, कि आप उनसे पूछो जाके, राइट। मुझे तो जो उन्होंने बताया मुझे तो वो पता है। जो मेरे फिर मेरे ग्रैंडफादर क्या कहेंगे, भी हाँ जी, हमने भी सुना है कि इस कुएं से सभी गांव वाले बहुत दशकों से पानी ले रहे हैं। तो इन्होंने इनको किसने बताया, इनके फादर ने। उनके फादर को किसने बताया, उनके आगे फादर ने। नो डाउट इट इज एन हियरसे एविडेंस, कि सुनी सुनाई बात है, इनको नहीं पता कि वो ये वाला जर्नल राइट कब स्टार्ट हुआ, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हुआ, इनको नहीं पता। तो चाहे हम यहाँ पे हियर से एविडेंस को अलाउ कर रहे हैं, बिकॉज वी आर इन्वोकिंग द प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी, ठीक है जी। तो आप इन लोगों का ओपिनियन ले सकते हो, इट इज एन रेलिवेंट फैक्ट। अगर हम बात करें, इसमें लिखा है ना, ऑफ पर्संस हु वुड बी लाइकली टू नो, अक्सर वो कौन लोग कौन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई पुराना सरपंच, या कोई पंडित जी किसी मंदिर के, राइट। सो या कोई स्कॉलर हो गए, या कोई जूरिस्ट वगैरह हो गए, सो दे आर द बेटर पीपल, जिनको ज्यादा पता होगा इन चीजों के बारे में, कि कोई चीज कहाँ और कब आई थी, राइट। सो ये था हमारा सेक्शन 42। अगर इसके आप इलुस्ट्रेशन रीड करोगे,
the right of the villagers of a particular village to use the water of a particular well is a general right within the meaning of this section। वही चीज जो मैंने आपको बताई, सेम चीज। अगर हम सेक्शन 43 की बात करें, इसमें मैंने आपसे बात की थी कस्टम के और राइट के बारे में। अगले में मैं बात कर रहा हूँ ओपिनियंस एज टू यूजेज। टेनेंट्स का मतलब होता है प्रिंसिपल्स, कोई प्रिंसिपल्स फॉलो किए जा रहे हैं, राइट, ऑफ एनी बॉडी ऑफ मैन और फैमिली। अब देख सकते हो कि मैंने आपको कस्टम को डिटेल में इस वजह से बताया कि आपको पता हो कि जो आगे वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यूजेज वर्ड आ गया, तो आपको पता है कि इसका क्या मतलब है। सो हमें लो में एक सिंपल चीज है कि आप कुछ भी लो पढ़ो, उसको अच्छे से पढ़ो। अगर आपने ऊपर ऊपर से देख लिया तो आपको ऊपर ऊपर वाला वकील या जज ही बनाएगा। इफ यू वांट टू बी अ परफेक्ट एडवोकेट और परफेक्ट जूरिस्ट, या आप अब मैं अगर आप परफेक्ट एक आप जज भी बनना चाहते हो तो आपको लॉ अच्छे से आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कॉर्नर्स कट कर रहे हो। आई नेवर कट द कॉर्नर्स। So, when the court has to form an opinion as to the uses, uh, attendance of any body of man or family, या आपको इसका कोई ओपिनियन कोर्ट को फॉर्म करना है कि ऐसा कुछ यूजेज है या नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस एंड गवर्नेंस ऑफ एनी रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन, कि कोई ऐसी आपको ये देखना है। फॉर एग्जांपल किसी अपने अगर मैं इसमें बात करूं कि अटेंडेंस या यूजेस के बारे में, कि एक यूजेस ये फॉलो की जाती है, कोई अगर कोई मांगलिक कोई लड़की है कि उसकी शादी पहले पेट से कराई जाती है, ऐसी कुछ है ना यूज। इट इज नॉट अ कस्टम, इट इज अ यूजेस, राइट। आप ऐसा कुछ ले सकते हो, ऐसा कुछ ओपिनियन कोड को फॉर्म करना है, राइट। या आप इसमें आ गया कि किसी आपको किसी कंस्ट्रक्शन की ये जो ये चैरिटेबल फाउंडेशन है, इसका हेड कैसे बनता है और कौन बन सकता है, राइट। इसके ऊपर आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस के ऊपर कोर्ट को कोई ओपिनियन फॉर्म करना है। या मीनिंग ऑफ वर्ड्स और टर्म्स, हम देखते हैं कि हमारे कारोबार में या हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर देते हैं कि वो सिर्फ वर्ड्स उसी जगह पे ही चलते हैं, राइट। अगर हम मैं एग्जांपल लूँ कि कोई भी वर्ड्स जैसे हम अपने बिजनेस से हमारे जो फादर यूज करते हैं, बट उसका जर्नल मीनिंग कुछ और होता है। तो ऐसे वर्ड्स का भी अगर किसी को ओपिनियन कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना है तो वो उस पर्सन से ओपिनियन ले सकते हैं जिनको उसके बारे में स्पेशल नॉलेज है। द ओपिनियन ऑफ persons हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज देयर ऑन आर रेलिवेंट फैक्ट्स, राइट। आगे सेक्शन 44। सेक्शन 44 की में बात करते हैं ओपिनियंस ऑफ रिलेशनशिप व्हेन रेलिवेंट। अगर मैं आपको वर्ड्स का एग्जांपल दूं तो नॉर्थ साइड में मेनली इन द एरिया ऑफ द पंजाब और द हरियाणा, जहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई किसी चीज़ का वेट करना है, किसी वजन तोलना है, तो वो कहते हैं भी इसका कंडा करवा लो, इसका आप कंडा करवा लो। जो वो कंडे का मतलब होता है कि आप उसका वेट करवा लो कि इसका कंडे पे इतना वेट आया था। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं कि जो सिर्फ उसी ही एरिया में यूज किए जाते हैं। तब आप उसी एरिया के किसी पर्सन को जिसको स्पेशल नॉलेज है, आप सिर्फ उसी पर्सन का ओपिनियन ले सकते हो, राइट। तो सेक्शन 44, ओपिनियंस ऑफ रिलेशनशिप व्हेन रेलिवेंट, कि ओपिनियन ऑफ रिलेशनशिप कब रेलिवेंट होंगे। when the court has to form an opinion as to the relationship of one person to another, जब कोर्ट को किसी के रिलेशनशिप के बारे में कोई ओपिनियन बनाना है। अगर मैं बात करूं कि आप रिलेशनशिप में क्या इंक्लूड करोगे, क्या सिर्फ हस्बैंड वाइफ का ही आपका माइंड में आता है
रिलेशन या किसी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का नहीं। फॉर एग्जाम्पल किसी मास्टर सर्वेंट, राइट। इसके अलावा क्या हो सकता है, पार्टनर्स, जहाँ पे क्वेश्चन उठ गया कि क्या ये लोग पार्टनर्स हैं या नहीं है, क्या ये इनका रिलेशन मास्टर सर्वेंट का है या नहीं है, क्या आपका और मेरा रिलेशन टीचर स्टूडेंट का है या नहीं है, राइट। तो जब भी कोर्ट को इसके ऊपर कोई ओपिनियन बनाना होता है, तब कोर्ट उस पर्सन्स के ओपिनियन लेते हैं जिनको स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है। तो ऐसे कौन से हैं, अगर हम एग्जांपल लें, अगर आप देखोगे, अगर आप पहले सेक्शन को रीड करते हैं, द ओपिन द व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द रिलेशनशिप ऑफ वन पर्सन टू अनदर, द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट। एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट का क्या मतलब हो गया, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कि एक फादर है, फादर का कोई इलेस्टिमेट सन है, वो इलेस्टिमेट सन को किसी एक्स स्कूल में पढ़ाता है, और वही फादर उसकी फीस वगैरह पे करता है। अब कोर्ट में कुछ ऐसा कोई केस वगैरह आ गया, वहां पे जो फादर मना कर रहा है कि ये ही इज नॉट माई सन, ये मेरा बेटा नहीं, ना ही मेरा ये कोई इलेस्टिमेट सन है, मेरा इससे कुछ रिलेशन नहीं है। जो अकाउंटेंट है स्कूल का, या जो वो प्रिंसिपल है, कि जिसको पता है कि ये पर्सन हमेशा आता है, हमेशा पीटीएम में आता है, पेरेंट टीचिंग मीटिंग में आता है, और हमेशा ही यही पर्सन स्कूल की फीस पे करता है, सो दैट a principal or the accountant can give an opinion as to the relationship of such father and that son, right? So opinion expressed by conduct as to the existence of such relationship of any person who is the member of the family, चाहे वो फैमिली का एक मेंबर है या अदरवाइज, चाहे चाहे फैमिली, फॉर एग्जांपल कोई फादर एंड सन है, चाहे उसका ओपिनियन कोई उसका चाचे का लड़का, चाहे कोई फैमिली मेंबर दे रहा है, कोई चाचा दे रहा है या अदरवाइज दे रहा है, बट उसको क्या होनी चाहिए, स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट होनी चाहिए, तभी उसका क्या होगा, रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। तो अगर मैं स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज की बात करूं, उसमें आप क्या क्या ले सकते हो, कोई बार्बर है, जैसे हमने जब हम सेक्शन 26 का क्लोज ई एंड एफ कर रहे थे, जहाँ पे हम उन पर्सन्स का स्टेटमेंट को रेलिवेंट करते थे कि एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप, तब आपको इसके साथ साथ वो सेक्शंस भी आपको रीड करने ही करने हैं, इंटरलिंकिंग आपको उनके साथ आपको करने ही करने हैं, राइट। इसमें था कि स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज एक तो हो गया हमारे बार्बर हो गया, उसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि ड्राइवर हो गया, नेबर्स हो गए, राइट। सो या कोई कलीग्स हो गए, सो दीज ऑल पर्संस हैज द स्पेशल मीन्स ऑफ द नॉलेज, राइट। ऐसे नहीं कोई 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 भी जना खना आगे पर्सन अपना ओपिनियन दे सकता है, नहीं, जिन पर्सन को स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है सिर्फ वही पर्सन आके दे सकते हैं। अगला इसमें प्रोवाइजो है, provided that such opinion shall not be sufficient to prove a marriage, such opinion is not sufficient to prove a marriage in proceedings under Divorce Act or in the prosecution of section 42 82 में था बाइगेमी, जो पहले सेक्शन 494 या 494 एंड 495 था, उन दोनों को क्लब करके अभी सेक्शन 82 आ गया बीएनएस का। एंड सेक्शन 84 सेक्शन बात करता था सेक्शन 498 के बारे में, 498 ऑफ द आईपीसी, राइट। अगर आपको उसमें कोई प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करनी है तो सिर्फ ओपिनियन ही सफिशिएंट नहीं होगा। तब आप इसमें भी देख सकते हो कि इसमें भी हमें एविडेंशियरी वैल्यू बता रहे हैं कि जो ओपिनियंस आएंगी उनकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। सो उनकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, सब्सटेंटिव नहीं है। अब हम इसकी इलस्ट्रेशंस को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए एंड बी वर मैरिड। कोर्ट के सामने क्वेश्चन आया कि क्या ए एंड बी मैरिड है। The fact that they were usually
received and treated by their friends as husband and wife is a relevant fact। कि वो अपने दोस्तों को या नेबर्स को, राइट, वो ऐसे दिखाते थे कि हम हस्बैंड एंड वाइफ ही हैं, तो उन फ्रेंड्स या नेबर्स की का एविडेंस क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा। क्लोज बी बात करता है द एविडेंस, द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज द लेजिटिमेट सन ऑफ बी। कोर्ट के सामने क्वेश्चन आया कि क्या ए बी का लेजिटिमेट सन है, रियल सन है। द फैक्ट दैट A was always treated as such by members of the family, कि हमेशा A को फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट किया जाता था, तो इट इज एन रेलिवेंट फैक्ट। जो ओपिनियन फैमिली मेंबर्स देंगे दैट वुड बी द रेलिवेंट फैक्ट। सेक्शन 45 हमने कर लिया था, तो ये था हमारा रेलिवेंसी ऑफ ओपिनियन सेक्शन 39 से लेके सेक्शन 45 तक। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर मैं आपको इसका फटाफट आपको इसको सेक्शन आपको याद भी करवाऊं कि सेक्शन 39 बात करता है हु इज एन एक्सपर्ट, चाहे सब सेक्शन 1 है चाहे सब सेक्शन 2 है। हु एक्सपर्ट कौन होगा और आप किस किस फील्ड में आप एक्सपर्ट ओपिनियंस आप लोगे। वहां पे क्या थे, 5 चीजें प्लस एक चीज क्या आई थी, एनी अदर फील्ड, जहाँ पे कोर्ट को लगता है कि वहां पे उसकी कोर्ट की एक्सपर्टीज नहीं है, राइट। हमने कहा था कि इसके साथ साथ आपको 2 सेक्शन और करने हैं, सेक्शन 40 एंड सेक्शन 45। सेक्शन 45 बात करता है कि एक्सपर्ट को अपने ग्राउंड्स भी बताने हैं जिसकी आधार पे उसने, जिसके बेसिस पे उसने अपना ओपिनियन फॉर्म किया है, आप एक्सपर्ट को वो भी बताना है, एंड वो भी क्या होगा, रेलिवेंट होगा। सेक्शन 40 बताता है कि जो एक्सपर्ट का ओपिनियन आ गया, आप उसको रिबट भी कर सकते हो, आप उसको सपोर्ट भी कर सकते हो, तब आपको, तब दोनों चीजें रेलिवेंट होंगी। सेक्शन 41 में हमने बात की थी कि जो हमारे हैंडराइटिंग, जहाँ पे हैंडराइटिंग की बात आ गई कि हैंडराइटिंग कोर्ट को ओपिनियन फॉर्म करना है, तब कोर्ट की एक्यूटेड पर्सन का ओपिनियन ले सकता है। एक्सप्लेनेशन में बताया गया था एक्यूटेड पर्सन कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं, राइट। हमने बात की थी कि जिसको पता है कि इसने ही लिखा है, कि जिसके सामने वो लेटर लिखा गया, राइट। सेकंड था कि जिसने, जिसके पास रिप्लाई आया। थर्ड था कि जिसको अक्सर सबमिट किया जाता है, राइट। सेक्शन 42 एंड सेक्शन 43 में हमने बात की थी, सेक्शन 42 में हमने बात की थी कस्टम्स के बारे में, कि आपको जनरल कस्टम्स को आपको कैसे अप्रूव करना है, आप वहाँ पे ओपिनियन ले सकते हो जिस पर्सन को नॉलेज है। सेक्शन 43 में हमने बात की थी कि यूजेज ओपिनियंस के बारे में और वर्ड्स के बारे में, और या रिलीजियस या चैरिटेबल फाउंडेशन के बारे में, कि जहाँ पे कोर्ट को उसके ऊपर कोई ओपिनियन बेस करना है, तो कोर्ट जिस पर्सन को स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है, कोर्ट उस पर्सन से ओपिनियन ले सकता है। सेक्शन 40, इसको हमने सेक्शन 42 को रीड किया था सेक्शन 11 एंड सेक्शन 26 के क्लोज डी के साथ। उसके बाद हमने सेक्शन रीड किया था सेक्शन 44। सेक्शन 44 बात करता है कि आपको, जब आपको रिलेशनशिप के ऊपर, एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप के ऊपर कोई ओपिनियन फॉर्म करना है, तब आप उन पर्सन्स का ओपिनियन ले सकते हो जिनके जिनके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है, और जिन्होंने ओपिनियन बाय कंडक्ट फॉर्म हुआ है उनका, ठीक है जी, आप उन पर्सन्स का ओपिनियन ले सकते हो। आप, हमने इसे सेक्शन को रीड किया था सेक्शन 26 क्लोज ई एंड एफ के साथ। ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फ्रूट्स, राइट। आपको इसके साथ रीड करना है। इसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था कि आपकी सेक्शन 82 एंड 84 के लिए ये सफिशिएंट नहीं है, कि आपको दूसरे भी सफिशिएंट एविडेंस लेने होंगे टू अप्रूव द मैरिज। इट इज, दे आर नॉट द सब्सटेंटिव वैल्यू, दे डज नॉट कैरी द सब्सटेंटिव वैल्यू। तो अभी आपके पास प्री में क्या क्वेश्चंस आ जाते हैं, अगर मैं सेक्शन, एक तो सेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सा सेक्शन किसके बारे में बात करता है, वो अभी हमने वो चीजें कर ली।
और क्वेश्चंस क्या आते हैं, अगर मैं बात करूं सेक्शन 39 में, 39 में जो हमने बात की थी कि 5 चीजें हैं और एक चीज और है, तो इनके ऊपर आ जाता है अभी किस किस पे एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जा सकता है। सेक्शन 41 पे आ जाएगा कि हु आर द एक्यूटेड पर्सन, प्री में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाएगा। सेक्शन आगे 42 में आपसे पूछ लेंगे कि क्या आप पर्सनल राइट और कस्टम के ऊपर भी ओपिनियंस ले सकते हो। हमने देखा कि हम नहीं ले सकते, हम जर्नल के ऊपर ले सकते हैं, और जर्नल यहाँ पे सिनोनिमसली वर्ड यूज किया गया है, और इसमें जर्नल और पब्लिक दोनों इंक्लूडेड है, राइट। फिर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा कि जो हमारे ऊपर सेक्शन 44 है, सेक्शन 44 में जो एक्सप्लेनेशन है, कि एक्सप्लेनेशन में कौन कौन से सेक्शन बीएनएस के लिखे हैं, सेक्शन 82 एंड सेक्शन 84। सेक्शन 82 बात करता था सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ द आईपीसी, और सेक्शन 84 बात करता है सेक्शन 498 ऑफ द आईपीसी, राइट। और एक क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि जो सेक्शन 44 में हमारा ओपिनियन हमने जो बनाया है, डेट इज बेस्ड अपॉन द डेट इज एक्सप्रेस्ड बाय द कंडक्ट ऑफ सच सच पर्संस। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि फादर फीस पे करता है अपने एस्टिमेट बच्चे की, या हमने इलस्ट्रेशन भी रीड किए। सो दिस ऑल आर कवर्ड अंडर द सेक्शन 44। तो ये हमारा था एक पार्ट रेलिवेंसी का। अभी नेक्स्ट पार्ट हमारा लास्ट पार्ट जो रह गया है चैप्टर 2 और पार्ट 2 के अंदर, रेलिवेंसी के अंदर, वो है करेक्टर एविडेंस, कि करेक्टर कब रेलिवेंट होगी। भी सबसे पहले बात उठती है भी करेक्टर होता क्या है। तो इन सभी के ऊपर हम कल बात करेंगे, करेक्टर और रेपुटेशन में क्या डिफरेंस है, कि आप करेक्टर को कहाँ कहाँ आप उसको रेलिवेंट आप करवा सकते हो, कहाँ कहाँ आप करेक्टर को रेलिवेंट फैक्ट आप नहीं दे सकते आप उसको उस एविडेंस को रेलिवेंट नहीं करवा सकते। सो इसके बारे में हम कल बात करेंगे। सेक्शन 44 46 से लेके सेक्शन 50 तक बात करते हैं हमारी करेक्टर के बारे में, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी के ऊपर कोई क्वेश्चन अराइज होता है किसी पॉइंट या किसी सेक्शन के ऊपर, कि उसको वो सेक्शन समझ नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस सेक्शन को रिपीट भी कर दूंगा, और जो आपकी कोई क्वेश्चन है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके उसका आंसर भी दे दूंगा। अगर मैं वहाँ पे अगर मेरे को टाइम नहीं भी लगता, तब आपके पास मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आप मुझे अपने क्वेश्चन भेज सकते हो, राइट। तो थैंक यू वेरी मच।